टॉपिक है पोलराइजेशन। सबसे पहले समझते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट या फिर ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है। किस तरह के लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। तो जो सनलाइट से लाइट हमें मिलती है या फिर किसी भी लैम्प से हमें जो लाइट मिलती है, किसी बल्ब से जो लाइट मिलती है, वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। मैक्सवेल के हिसाब से लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मतलब उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर भी होगा और मैग्नेटिक वेक्टर भी होगा। तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक वेव के प्रोपागेशन का डायरेक्शन है। तो फिर मैग्नेटिक जो फील्ड वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से है। ये इस तरह से इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ये मैग्नेटिक है। तो अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों होगा और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री में होगा। साथ ही वो लाइट के प्रोपागेशन के डायरेक्शन में भी परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे, साथ ही इस प्रोपागेशन ऑफ लाइट के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन जनरली लाइट को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों से नहीं बल्कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है उसको, जैसे कोई किसी सोर्स से लाइट निकल रही है तो हम उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी सोर्स से लाइट निकल रही है तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट और साथ में इस तरह के वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। यह है अनपोलराइज्ड लाइट की रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह के लाइट को क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है द फेनोमेना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर और इलेक्ट्रिक वेक्टर इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। मतलब जो लाइट होती है जनरली हर डायरेक्शन में उसकी जो वेक्टर्स है इलेक्ट्रिक वेक्टर से होते हैं, लेकिन अगर हम इसको किसी एक डायरेक्शन में, एक वाइब्रेशन के डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मान लीजिए लाइट इस तरफ प्रोपागेट करिए तो हम इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। बाकी सारी जो वाइब्रेशन है वो गायब हो जाएगी, सिर्फ इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वाइब्रेशन रह जाएगी। अगर हम इस तरह से कर पाते हैं तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने एक रोप लिया और उसको इस जगह से फिक्स कर दिया है। इस रोप को लिया है और इसको इस जगह से फिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, रोप को पीरियोडिकली इस तरह से शेक करेंगे तो फिर क्या होगी, वेव्स जनरेट होगी। तो जो वेव्स जनरेट होगी वो कुछ इस तरह से जनरेट होगी। ध्यान दीजिएगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेव के प्रोपागेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो ये कैसा वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है। कैसा वेव है, तो ये ट्रांसवर्स वेव है। मान लेते हैं इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है। तो ये एक प्लेन पोलराइज्ड वेव बना रहा है क्योंकि डिस्टर्बेंस एक ही डायरेक्शन में है। जैसे कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। तो इस तरह के लाइट को हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। तो ये फिनोमेना जिसमें हम लाइट के वेक्टर को, वाइब्रेशन को एक ही डायरेक्शन पे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। टर्मलिन क्रिस्टल लाइट को पोलराइज्ड करने के लिए यूज़ होती है। तो ये एक पोलराइज़र है। कैसे यूज़ होती है, तो देखिए ये एक टर्मलिन क्रिस्टल है।
और ये है पी क्यू। यहाँ से एक अनपोलराइज्ड लाइट हम दे रहे हैं। अनपोलराइज्ड लाइट को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट जब इस टर्मिनल क्रिस्टल से पास होती है तो इसकी जो वाइब्रेशन है एक डायरेक्शन में कन्फाइंड होती है। मान लेते हैं इस तरफ कन्फाइंड हुई है, तो ये क्या कर रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट दे रहा है। तो ये जो टर्मिनल क्रिस्टल है एक पोलराइजर का काम करता है। पी क्यू क्या है यहाँ पर, टर्मिनल क्रिस्टल में पी क्यू है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस या फिर पास एक्सिस। जो वाइब्रेशन इस पास एक्सिस के पैरेलल होती है वही पास होती है, बाकी वाइब्रेशंस पास नहीं होती है। तो जो लाइट ट्रांसमिट होती है इससे, इस क्रिस्टोग्राफिकल एक्सिस या फिर टर्मिनल क्रिस्टल से, उसे हम लीनियरली पोलराइज्ड लाइट या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। द प्लेन कंटेनिंग क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस PQ in which vibration occurs is known as plane of vibration। मतलब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, तो ऐसा प्लेन जिसमें ये क्रिस्टोग्राफिकल एक्सिस PQ आता हो। जैसे मान लेते हैं कि ये प्लेन, इसमें ये क्रिस्टोग्राफिकल एक्सिस PQ आ रहा है, तो इस प्लेन को क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। नाउ व्हाट इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा वो क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। मतलब कि जैसे यहाँ ये वाला प्लेन, इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है इसको कुछ नाम देते हैं, EFGH नाम दे देते हैं। ये है तो PQRS है वाइब्रेशन प्लेन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और EFGH है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जो पोलराइज्ड लाइट निकलती है उसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर दूसरा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कब इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और कब इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जब जो वाइब्रेशन है वो होती है प्लेन ऑफ पेपर में। व्हेन वाइब्रेशन इज इन प्लेन ऑफ पेपर, और इस तरह से डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं जब वाइब्रेशन होती है परपेंडिकुलर टू पेपर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है ट्रांसमिटेड वेव लाइक लाइट वेव कैन बी पोलराइज्ड बट लॉन्गिट्यूडनल वेव लाइक साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड। मतलब जो ट्रांसमिटेड वेव होता है जैसे लाइट वेव, उसको तो हम लोग पोलराइज कर सकते हैं पोलरॉइड से, जैसे टर्मिनल क्रिस्टल से, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है जैसे कि साउंड वेव, उसको हम लोग पोलराइज नहीं कर सकते। द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट बिकम्स हाफ आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलरॉइड। मान लेते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी है I0, जब इसको पोलराइड से पास करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी हाफ। मतलब उसके बाद में पोलराइड से पास करने के बाद उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जो थी उसकी हाफ, I0/2। पोलरॉइड एक ऐसी डिवाइस है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने वाली डिवाइस है। अब ये पोलरॉइड वर्क कैसे करती है, इसमें चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए ये है पोलरॉइड, तो इसमें चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से एक ही डायरेक्शन में अरेंज है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से अरेंज रहते हैं। और जब लाइट पास करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या लाइट वेक्टर इस अलाइनमेंट के पैरेलल डायरेक्शन में पास करती है, तो ये क्या करेगा, सारे अब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर इसके परपेंडिकुलर पास करेगी तो ये पास होने देगा। जैसे अगर लाइट, ये अनपोलराइज्ड लाइट है,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या फिर लाइट वेक्टर इस जो मॉलिक्यूल्स है अरेंजमेंट इसके पैरेलल होगी, वो सारे को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो इस मॉलिक्यूल्स के डायरेक्शन में होगा वो सारे को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको पास होने नहीं देगा। लेकिन जो इस मॉलिक्यूल अरेंजमेंट के परपेंडिकुलर होगा उसको पास होने देगा। और जो लाइट पास हो जाएगी वो ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। तो ये एक्सिस जो इस मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के एक्सिस के परपेंडिकुलर है इसको बोलते हैं पास एक्सिस या फिर क्रिस्टोग्राफिकल एक्सिस। जब दो पोलराइड्स को एक दूसरे के पैरेलल रखेंगे तो क्या होगा, ये एक पोलराइड, ये इसकी पास एक्सिस, और ठीक इसके पैरेलल ही रखे हैं तो इसकी पास एक्सिस भी ऐसे ही होगी। ये अनपोलराइज्ड लाइट है जो कि पास होने के बाद पोलराइज्ड हो जाएगी। तो अब क्या होगा, अब जब दूसरे पोलराइड से पास करेगी, तो जब ये दूसरे पोलराइड से पास करे, क्योंकि ये पैरेलल रखी हुई है तो ट्रांसमिट एक्सिस भी तो पैरेलल है, पास एक्सिस भी तो पैरेलल है, तो उस समय क्या होगा कि ये लाइट वैसे ही ट्रांसमिट हो जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगी इंटेंसिटी में। लेकिन क्या होगा जब एक पोलराइड दूसरे पोलराइड के परपेंडिकुलर रखते हैं, तो ये एक पोलराइड, ये दूसरा पोलराइड, ये इसका पास एक्सिस और इसका पास एक्सिस ऐसा है, इसके पास एक्सिस के ठीक परपेंडिकुलर है। तो उस समय क्या होगा कि जो पोलराइड लाइट इसमें से पास हुई P1 से, फिर इसका पास एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो यहाँ से ज़ीरो ट्रांसमिशन होगा, मतलब किसी भी तरह की लाइट नहीं निकलेगी, नहीं ट्रांसमिट होगी। एनालाइजर, व्हाट इज एनालाइजर? अ पोलरॉइड यूज्ड टू एग्जामिन द पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज एनालाइजर। एनालाइजर भी एक तरह का पोलराइड होता है जो कि पोलराइज्ड लाइट को एग्जामिन करने के लिए यूज़ होता है कि वो किस तरह का पोलराइज्ड लाइट है। मैलस लॉ, ये लॉ 18 ने मैलस के ऊपर रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले ये रिलेशनशिप पब्लिश किया था 1809 में। अकॉर्डिंग टू मैलस, when completely plane polarized light is incident on the analyzer, the intensity of the light transmitted by the analyzer is directly proportional to the square of the cosine of angle between the transmission axis of the analyzer and the polarizer। मतलब जब पोलराइज्ड लाइट किसी एनालाइज़र से पास करती है तो जो लाइट पास करती है उसकी इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल होगी। मैलस लॉ को कुछ इससे ऐसे समझते हैं कि ये एक पोलराइज़र है B और ये एक एनालाइज़र है A। पोलराइज़र की ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसी है, पास एक्सिस ऐसी है, और एनालाइज़र जो कि एक तरह का पोलरॉइड ही है, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस इससे कुछ एंगल पर है, एंगल थीटा पर है मान लेते हैं। तो जो लाइट पोलराइज़र से पास होगी वो कुछ इस तरह से, और जब इससे पास होगी तो कुछ एंगल से झुक जाएगी। मान लेते हैं कि जो लाइट पास हो रही है उसकी एम्पलीट्यूड क्या है, E। तो ये परपेंडिकुलर से इस एक्सिस से कितने एंगल पे है, थीटा। तो ये है इस तरफ E cos थीटा और इस तरफ है E साइन थीटा। तो जो पैरेलल है इस पोलरॉइड के पास एक्सिस की, जो E cos थीटा कॉम्पोनेंट है वही सिर्फ ट्रांसमिट होगा एनालाइजर से। और हम जानते हैं इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। नाउ हियर एम्पलीट्यूड इज व्हाट, एम्पलीट्यूड इज E cos थीटा, तो उसका स्क्वायर मतलब E स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा K E स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब हम K E स्क्वायर को I0 लिख सकते हैं, K E स्क्वायर इक्वल्स टू I0, तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू, ये हो जाएगा I इक्वल्स टू I0 cos स्क्वायर थीटा। तो I इज प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, यही है मैलस लॉ।
पहला केस है जब थीटा 0 है। थीटा 0 का मतलब ये है कि जो प्लेन है पोलराइजर और एनालाइजर की दोनों पैरेलल होगी एक दूसरे के, तो उस समय cos 0 मतलब 1 हो जाएगा, तो I इक्वल्स टू I0, मतलब जो पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी है वो जब एनालाइजर से पास करेगी तो उसकी इंटेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सेकेंड केस है व्हेन थीटा इज 90 डिग्री और π/2। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री तो उस समय क्या होगा कि जो प्लेन ऑफ पोलराइजर है और प्लेन ऑफ एनालाइजर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो I यहाँ पर cos 90 डिग्री 0 होता है तो इंटेंसिटी हो जाएगा 0, मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो जब एनालाइजर से पास करेगी तो उसकी इंटेंसिटी होगी 0। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ पोलराइड्स। पोलराइज्ड आर यूज्ड इन सन ग्लासेस, गॉगल्स, क्योंकि जो सन की रोशनी होती है ना वो बहुत ही ग्लेयर करती है आँख पे, तो बहुत हार्मफुल होती है। या फिर मान लीजिए कि तेल गिरा हुआ है कहीं पर, तो वहाँ जो रोशनी चमक के आती है, यहाँ पर अगर तेल गिरा हुआ है और इस पर सनलाइट गिर रही है तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, तो ये यहाँ से भी तेल से ये होके अनपोलराइज्ड, और इसकी इंटेंसिटी ना बहुत ज़्यादा होती है जो आँख के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। अब अगर आप पोलराइड ग्लास मतलब कि गॉगल्स का यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगी, ट्रांसमिशन एक्सिस से पास होने देगी, सिर्फ एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशन पास हो गए तो इंटेंसिटी कम होगी, तो हमारी आंखें सेफ रहेगी। इसीलिए सन ग्लासेस और गॉगल्स में पोलराइड का यूज़ करते हैं। दूसरा है इन ट्रेन्स एंड एयरप्लेन्स एज विंडो पेन्स। एयरप्लेन या फिर ट्रेन्स में जो खिड़की के कांच होते हैं उसमें पोलराइड का यूज़ होता है। तीसरा है पोलराइड आर यूज टू एलिमिनेट डैजल फ्रॉम हेडलाइट ऑफ कार्स। जो कार्स या फिर बसेस की हेडलाइट होती है उसमें से बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आती है जो डैजल हमारे आँखों में बहुत ज़्यादा ग्लेयर करती है, तो इसीलिए वो जो हेडलाइट की कांच लगाई जाती है वो पोलराइड यूज़ की जाती है ताकि वो जो इतने ज़्यादा इंटेंसिटी की जो डैजल हमारे आँखों में पड़ रही है उसको रोक सके। इसके अलावा LCD जो कि टीवी, वॉच, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो कि टीवी, वॉच, कंप्यूटर में यूज़ होती है, वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ पोलराइजेशन का यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पोलराइजेशन यूज़ करके उसमें स्क्रीन पर जो जैसे कैलकुलेटर में जो नंबर शो करते हैं स्क्रीन पर, वो प्रिंसिपल ऑफ पोलराइजेशन से ही शो करते हैं। जैसे टीवी में जो पिक्चर शो करते हैं LCD टीवी में, तो वो भी प्रिंसिपल ऑफ पोलराइजेशन यूज़ करके शो किया जाता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, इनमें से कुछ ये है।